वालेकुम। आप देख रहे हैं डी अमीन, मैं दिलदार अमीन हूँ। आज कुछ खुसूसी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नून लीग के 41 मेंबरान की कामयाबी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है और साथ में 300 से ज़्यादा मुमताज़ वकला ने कमीशन मुस्तरद कर दिया और साथ में IMF का नया प्रोग्राम और महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। इनके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल नया है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ जो कनेक्शन है और आपके साथ जो ताल्लुक है वो जुड़े रहें और वीडियो जो सबसे पहले वीडियो है वो आप तक पहुँची रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो है हुकूमत के हवाले से। हुकूमत मुश्किल में आ गई है। वो दो तिहाई की ख्वाब देखते देखते अपनी हुकूमत जाने लगी, क्योंकि 41 कामयाब उम्मीदवारों को जो है उनकी जो चैलेंज है वो इसको चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नून लीग के, जिसमें ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और अता ताड़ भी है, नवाज शरीफ भी है और बहुत सारे अटक से मेजर ताहिर साहब ने भी चैलेंज कर दिया, उनकी बेटी ने भी चैलेंज कर दिया और मोनस इलाही की जो वालदा है उसने भी चैलेंज कर दिया है। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि जो हुकूमत जो है दो तिहाई के ख्वाब देख रही थी कि शायद हमें दो तिहाई की वो मिल जाए, लेकिन अगर फैसले जो है अगर फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किए गए, जिस तरह अभी जो खुसूसी नशिस्त है, खुसूसी नशिस्त का फैसला अगर PTI की तरफ आ जाता है तो हुकूमत को वाकई मुश्किल और हुकूमत को जी ये नून लीग की हुकूमत है वो जाने की तरफ जा सकती है। लेकिन मसला है कि फिर आप इमरान खान को नहीं रोक सकते। इमरान खान को रोकने के लिए फिर नून लीग क्या कर सकती है कि वो बिलावल भुट्टो साहब को कह सकती है कि बिलावल भुट्टो साहब आप आएँ, इमरान की हुकूमत रोकनी है, अगर आप आते हैं तो हम जो है इमरान की हुकूमत रोक सकते हैं, वरना इमरान की हुकूमत को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से आइन और कानून के मुताबिक पारा 45 के मुताबिक फैसले आ जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब यहाँ पे इंसाफ का तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है या उसी तरह जिस तरह इलेक्शन में हुआ फार्म 45 को तब्दील करके फार्म 47 को तब्दीली ला गई है, फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 को तवज्जो दी गई है। क्योंकि आयुन कहता है कि आपको रिजल्ट जो है वो फार्म 45 के मुताबिक देने होंगे। अगर आपके फार्म 47 के मुताबिक कोई गलती दुश्वार होती है या उसमें कोई रद्द-बदल होती है या उसमें कोई चेंजिंग है, तो फार्म 45 जो है वो मस्ट है कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक। लेकिन जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तानी कौम ने देखा, जिस तरह हुआ और जिस तरह किया गया, ये पाकिस्तानी कौम ने देखा। फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम हार नहीं गई है। पाकिस्तान अभी वर्क प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर ले। हालात भी तब्दील हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह हालात तब्दील आ रहे हैं, तो अब तवक्को जो है वो यही है कि शायद आने वाले वक़्त जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। तो अच्छा दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जी कमीशन। सद जिलानी साहब के निगरानी में एक कमीशन बनाया गया है, जो वकीला जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद मबैन मुलाकात हुई और एक कमीशन का ऐलान किया गया, जिसमें सदिक जिलानी साहब को जो है साबिक चीफ जस्टिस सदिक जिलानी साहब को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया और साथ में उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो इनकी तहकीकात करें, इनकी मवाद को इकट्ठा करें और जो इससे आगे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करें और साथ में वो उसकी रिपोर्ट पेश करें और इसके ऊपर फैसले सुनाएंगे। तो वो ये जो कमीशन है इसके ऊपर मुल्क भर से तकरीबन 300 से ज़्यादा मुमताज़ वकीला ने इनके ख़िलाफ़ उनको कमीशन को मुस्तरद किया। उनका कहना है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उनको इंक्वायरी के लिए उनके सहूलत हासिल की जा रही है, जिस पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनकी सहूलत हासिल की जा रही है। तो ये जो है ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रही कमीशन। वकला का कहना है कि ये जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी निगरानी में और चीफ जस्टिस को अपनी निगरानी में इसको सुनना चाहिए था। हालांकि इसे कमीशन बनाया गया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है आईन और कानून, और ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि जो केस बनाया गया है, जो केस है, जो जिस पेपर लेटर लिखा गया है, अब आप मुल्ज़िम के ऊपर तो वो
उनकी निगाह सहूलतकारी तो आप नहीं हासिल कर सकते कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो आपको सहूलतकारी दे इस कमीशन में। ये जो चीज़ मुमताज़ जजेस है 300 से ज़्यादा, इनके ऊपर है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो चेलानी साहब का बेटा भी इस 300 मुमताज़ वकला में शामिल है, जिन्होंने ये इस कमीशन को मुस्तरद किया। यानी सदिक जलानी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने ये कमीशन को मुस्तरद किया, तो सदिक जलानी के घर से भी ये कमीशन की मुस्तरदी का जो वो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस कमीशन के ऊपर और इस इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर। अच्छा, तो एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अगर ये कमीशन इसलिए बनाया गया है कि हुकूमत को जो है सहूलत दी जाए और इस इदारे को सहूलत दी जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए चाहते हैं कि उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए और आर्मी चीफ जो है उनको भी एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि जहाँ पे आपको दो सूरत हाल का सामना किया, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का इदारा है और एक वो इदारा है जो हमारी दिफा का इदारा है। तो इस दोनों इदारों के बीच में जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है और पाकिस्तानी कौम जो है इस सूरत हाल को बागौर से देख रही है कि आखिर होगा क्या। अभी मैं नजम सीडी साहब की बात सुन रहा था। नजम सीडी साहब कह रहे थे कि अगर ये सदिक चलानी साहब इसकी इंक्वायरी कर भी लेते हैं, इनकी निगरानी में एक कमीशन बनाया गया है, लेकिन इसकी तरफ से इदारे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सदिक जलानी साहब का जो रिकॉर्ड है वो उस तरह नहीं है कि वो कोई ऐसा फैसला उसने दिया हो कि वो बड़ा अहम फैसला हो, और इदारे के ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वकार को कमज़ोर कर लेगी। ये उसका कहना था अपना नजम शीरी साहब का। तो बहुत ही मुश्किल है ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी वकार बचाने के लिए या इदारे को अपना वकार बचाने के, इन दोनों में से एक तो मुमकिन रहेगा कि वो आएगा। तासुर ये भी है कि चीफ जस्टिस जो है वो फैसला इसीलिए नहीं सुनना चाह रहे थे इसको कि वो लोग का एक तासुर दिया जाएगा कि इदारे के ख़िलाफ़ जो बात हुई है, इदारे को जो है इसने जो डायरेक्ट इसमें मुलविस है। तो ये एक सवाल है कि वो चीफ जस्टिस जो है इन चीज़ के ऊपर जो है वो इस फैसले को नहीं सुना, इसके लिए कमीशन बनाया गया है। अच्छा, दूसरी बात मैं इसके ऊपर वो कहना चाहता हूँ कि ये तासुर जो है ये दुरुस्त है कि पीटीआई जो है इस सारे प्रोसेस में जो है एक फरीक की तरह आगे आई है, क्योंकि उसने जो 6 जजेस का है उसके हिमायत का ऐलान किया है, उस 6 जजों के साथ खड़ी है, पूरी कौम भी 6 जजों के साथ खड़ी है। जो कमीशन है उनको बताया गया है कि कमीशन के जो कानून को तरीक़ाकार दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि कमीशन जो है इसकी इंक्वायरी करेगी कि कौन सा मेंबर, कौन सा इदारे का जो मेंबर है या कौन सा इदारे का जो फ़र्द है वो इनडायरेक्ट जो है इसमें मुलविस रहा। इनडायरेक्ट का मतलब आप समझ लें कि इनडायरेक्ट का जो मसला है ये एक संजीदा मसला है कि अब कौन कहलाएगा कि इनडायरेक्ट जो एक मेंबर है, पूरा इदारे की बात नहीं हो रही, जो मेंबरान इसमें मुलविस है वो इनडायरेक्ट कैसे मुलविस है। तो इनडायरेक्ट की बात हो रही है और साथ में उसको जो दूसरा इख्तियार है कि आप इनके साथ रिलेटेड और चीज़ों को भी देख लें। यानी आने वाले वक्तों में मैं आपको बताता चलूँ कि इसको यूँ जोड़ा जाएगा कि इसके जजेस के साथ, पीटीआई के साथ या जजेस के कई और लोगों के साथ ताल्लुकात है, उस बिना पे इनको इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। ये तासुर भी एक जगह से कुछ हालात में ये तासुर भी दिया जा रहा है। तो अब मैं आखिरी जो हमारा पॉइंट है, जो आखिरी हमारा नुक्ता है, वो बहुत आम आदमी का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तानी कौम का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और महंगाई के आने वाले वक्तों में अदाद शुमार जो बताए जा रहे हैं, आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि जिस तरह IMF के साथ हमारे वो बनते जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, एक नए प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है, जिसमें मैं अगर उनका शुमार करता हूँ तो यूँ समझे कि 3 अरब रुपए मिलने के बाद 7 अरब की जो है नया प्रोग्राम मिलने का हुकूमत का ख्वाहिश है कि वो नया प्रोग्राम हासिल कर रही 3 सालों के लिए, जिसमें हुकूमत को IMF को बताया गया है कि उसमें हम बिजली गैस की जो है उसको महंगा करेंगे। तो पाकिस्तानी आवाम के साथ पहले कुछ नहीं है, बिजली बेस महंगा उसको महंगा करना, ये पाकिस्तानी आवाम के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तानी आवाम तो ये मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है।
ایک मिडिल क्लास तबका भी जो है इससे महरूम हो जाएगा, इसमें पिस चुका है इस महंगाई। IMF की तरफ से ये 76 IMF की तरफ जो प्रोग्राम आ रहा है, ये जो 3 अरब रुपए स्टैंड टू प्रोग्राम था, उसको ख़त्म होने के बाद 7 अरब का जो प्रोग्राम है 3 साल के लिए, इसमें जो महंगाई होगी वो काबिल वो यकीनन बहुत मुश्किल होगी। हुकूमत तो अपना वक्त गुजार लेगी ऐसे क्योंकि वो तनख्वाहें दे पाएगी और करते कराते अपना वक्त गुजार पाएगी, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये इसकी जो महंगाई, उसकी जो कर्ज़ों की अदायगी होगी, जिनके टैक्सेस की अदायगी, ये टैक्स के ज़रिए आपको अगर अदा करने होंगे तो पाकिस्तानी अवाम को एक बड़े महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खौफनाक महंगाई होगी। और मैं पाकिस्तानी कौम के मुताबिक अगर बात करूँ, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन महंगाई बर्दाश्त नहीं करती। और ये हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी कि वो अपने आप की सियासत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, वो पाकिस्तानी अवाम को इस दलदल में फंसा लेगी जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने अपने खाने पीने के लिए भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा उनको। अच्छा, तो 75 साल के अगर आप देखा जाए तो 76 साल के सबसे हाई प्रोफाइल महंगाई है मौजूदा हालात में। हुकूमत के जो दावे है कि महंगाई ख़त्म होगी, कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई अभी तक बरकरार है, महंगाई को कम करने का नाम नहीं ले रही। एक आम इंसान के दस्तरस से बाहर निकल गया 2 वक्त का खाना खाना, और ये सूरत हाल अगर रही तो ये बहुत जल्द जो है आपको आवाम सड़कों पे नज़र आएंगे, क्योंकि जो हुकूमत जो नए टैक्सेस लगाएंगे, वो टैक्सेस जो है वो आवाम पूरी नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा, अभी दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, आखिरी इशरा चल रहा है और आज जो है लोग जो है इतिकाफ़ में बैठ चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम हमें इंसाफ, रवादारी, मसावात का दर्ज देता है, तो हम सबको रवादारी मसावात के साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहना है। ये हमारा तकाज़ा है, इस्लामी तकाज़ा है कि हम मिलजुल के रहें। रमज़ान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, हमें सब्र करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, सब्र के साथ। कहते हैं देर से है लेकिन अंधेर नहीं है अल्लाह के घर में, तो हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, हमें उन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए जो जो कानून, जो आइन, जो इंसाफ, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, मज़लूम के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि ये जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि हमारा और आपका जो रिश्ता है, वो रिश्ता इंसानियत का है, वो इंसाफ का है, वो रवादारी मसावात का रिश्ता है। अब जो रिश्ता हम कायम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा, हमें अपने अजीज़ोकारों का ख्याल रखना होगा, हमें इस दुनिया में रहने वालों का भी ख्याल रखना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर से ज़िंदगी में नफ़रत की गुंजाइश को ना रखें, नफ़रत की कोई जगह नहीं है इस मुख्तसर ज़िंदगी में। हालांकि नफ़रत को पिलाएं, अपने अपने आप में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया जो है ये बहुत खूबसूरत है अगर हम इसको अच्छी तरह महसूस करें। आप खुद अच्छे बने तो दूसरे लोग भी अच्छे बनते जाएंगे। जो इस महरूम है इस क्या कहते हैं, इस नॉलेज से और इस क्या कहते हैं इसको, मैं क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, इसमें जो भी चीज़ें आती है मैं आपके सामने डायरेक्ट वीडियो शेयर कर लेता हूँ। तो महरूम है जो इस अक्ल से या इनसे इन नॉलेज से कि वो इंसाफ को इंसाफ के साथ खड़े रहें, हक के साथ खड़े रहें या मोहब्बत की भाषा बोले, तो उसकी महरूमी को अल्लाह दूर करे। हम सबको दुआएं करें, जो बीमार हैं हम सबको दुआएं करनी चाहिए इस माह रमज़ान में, इबादत करें, क्योंकि आखिरत आखिरत जाना है हम सबको। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के रहें, साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी जो है कामयाबी होती है एक इंसानों की। इंसान आपस में मिल के रहते हैं, तो मिल के रहें, एक दूसरे के साथ रवादारी रखें, मसावात रखें, ख़्याल रखें एक दूसरे का। जब तक हम एक दूसरे का ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मसाइल को, बहुत ज़्यादा मसाइल को हल कर सकेंगे। नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी कुफ्र है, और नाउमीद ना रहना क्योंकि मायूसी कुफ्र है। तो मायूस ना हो, नाउमीद ना हो, अल्लाह के घर पे देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह तवक्को है कि बेहतरी होगी और इंशाल्लाह हम आगे
बेहतर की तरफ जाएंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखने, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली को टाइम दें, ताकि इनके साथ जो टाइम गुजरेगा वो आपको सबसे अजीज़ होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, तो अपने बच्चों को टाइम दें, अपने फैमिलीज़ को टाइम दें और साथ जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तकलीफ़ में, मुसीबत में। यही दर्स है इस्लाम का। और माह रमज़ान में इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, आखिरी अशरा जा रहा है। अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत अता कर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरी दुआ है कि सब आप अमन और भाईचारे के साथ रहें, और मैं दुआ करूँगा जो बीमार हैं उनको अल्लाह शिफा अता फरमाए, और जो मुसीबतों में है अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको इस जहान में एक दूसरे का हमदर्द बनाए, हम दूसरे का साथी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि ये चैनल नया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे साथ जो रिश्ता है वो कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह एक बड़े एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, एक बहुत ज़बरदस्त मालूमात को आपको देने के कल के वीडियो में। तो इजाज़त।